रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों आज के दिन की कहानी पे मैं चलूं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक ज़रूरी बात करना चाहता हूं। दोस्तों लगभग 660 से 662 एपिसोड हम इस चैनल पर डाल चुके हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी वीडियोस में ना कोई कमी है। बेहतर रिसर्च के साथ में बेहतर तरीके से कहानी आप लोग को सुनाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि कोई भी वीडियो वायरल नहीं जाता है। न जाने किस्मत किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर चुकी है। जब से पहले वाला चैनल टर्मिनेट हुआ है, जिस पे मिलियंस के आसपास सब्सक्राइबर थे, जब से इस चैनल को बनाया, न जाने किस्मत में क्या लिखा हुआ है कि 662 एपिसोड डालने के बाद भी आज हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो 39,000 के आसपास पहुंचने वाले हैं। और जबकि इतने एपिसोड में 1 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर हम डिज़र्व करते थे, कोई भी वीडियो वायरल जाता नहीं है। अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि जितनी भी मेहनत करता हूँ उसका कोई भी फल हमें नहीं मिलता। तो आप लोग बताइएगा कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि हमारे वीडियोस वायरल क्यों नहीं जाते। क्या बात है कि आप लोग लाइक और कमेंट्स करने में क्या कंजूसी करते हैं। अगर 2 से 2,500 के पास में व्यूज़ आ रहे हैं, तो अगर इसमें से आधे लोग भी हमारे वीडियोस को लाइक कर देंगे तो वीडियो बूस्ट हो जाएगी। और आप लोग अपनी साइड से भी बताने की कोशिश करिएगा, क्या हमारा ये चैनल कभी ग्रो कर भी पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। क्या हमें इस चैनल को छोड़ देना चाहिए। आज मन उदास है इसलिए क्योंकि आज मुझे इस चैनल पर काम करते हुए तकरीबन 2 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया, और इन 2 साल के वक्त में आप देखते हैं तो सब्सक्राइबर 39K भी नहीं हुए हैं। अभी उसमें भी कमी है। कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन वीडियो आती नहीं है, और वीडियो आती है तो बहुत पहुंच जाती है 2,000 3,000, इससे ज़्यादा वीडियोस जाती नहीं। जबकि आप देखते हैं कि हमारे बाद में बहुत सारे लोगों ने हमारी ही स्टोरी डालना शुरू की, हमारी ही वीडियो उठाते हैं उसके बाद में डाल देते हैं, उनके भी सब्सक्राइबर लाखों में पहुंच गए हैं। तो इन सारी चीज़ों से कभी कभी अफसोस होता है, कभी कभी डिमोटिवेट होते हैं। लेकिन आप लोग हैं तो आप लोगों की वजह से स्टोरी लानी पड़ती है। तो आप लोग अपनी राय दीजिएगा कि इस चैनल के साथ में क्या करना चाहिए, चैनल को छोड़ देना चाहिए या फिर आप लोग अपना सपोर्ट दिखाएंगे, कमेंट्स और लाइक भर भर के करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, आज की इस कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों आज की कहानी की बात करूँ तो आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला लगता है मेरठ ज़िला, और इसी मेरठ के अंतर्गत एक थाना आता है खरखौंदा थाना, और इसी खरखौंदा थाने के अंतर्गत एक गांव आता है फपूड़ा गांव। ये जो फपूड़ा गांव है, इसी फपूड़ा गांव के अंदर एक परिवार जिसमें धर्मवीर उर्फ लाला, उनकी पत्नी संतरेश और बाकी का पूरा परिवार रहा करता है। जो धर्मवीर उर्फ लाला हैं, ये वैसे तो ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, ज़्यादा कैश ज़्यादा चीज़ें तो उनके पास नहीं है, फाइनेंशियली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन धर्मवीर उर्फ लाला की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इन द सेंस जो ज़मीनात होती हैं गाँव के अंदर, वो बहुत ज़्यादा है। तो जब कभी भी कुछ ज़्यादा पैसों की ज़रूरत धर्मवीर उर्फ लाला को पड़ती, तो ये ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा बेच देते और उससे अच्छे खासे पैसे मिल जाते, और उन्हीं पैसों से कई साल बहुत अच्छे से गुजर जाया करते थे। और इसी तरीके से ये जो सिलसिला है ये कई सालों से चला आ रहा था। धर्मवीर और उसका परिवार और उसकी पत्नी संतरेश बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। ना किसी से कोई लड़ाई, ना किसी से कोई झगड़ा, ना किसी से कोई बैर, ऐसे ही ज़िंदगी गुजर रही थी। सारी चीज़ें बढ़िया और एक्यूरेट तरीके से चल रही थी। इसी बीच में एक तारीख आ जाती है 27 जून साल 2023, और इसी 27 जून साल 2023 को धर्मवीर की जो पत्नी संतरेश होती हैं, वो अपने पति धर्मवीर से कहती हैं कि आज मुझे कहीं जाना है, मार्केट से थोड़ा काम है, कुछ सामान वगैरह ख़रीदना है। अगर तुम भी चलते और मुझे वहाँ तक छोड़ देते तो बड़ा अच्छा होता, क्योंकि अकेले मैं कहाँ जाऊँगी, बेफालतू में परेशान होंगी। तो अगर तुम मुझे वहाँ पर लेके चलते और मुझे वहाँ पर छोड़ देते तो मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती। अब जैसे ही अपनी पत्नी की बात धर्मेंद्र सुनता है, तो वो जो धर्मवीर होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे भी उसी इलाके में काम है, तो चलो तुम भी मेरे साथ चलना, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। उसके बाद में 27 जून साल 2023 को सुबह सुबह का नाश्ता वगैरह कर जो धर्मवीर होते हैं वो अपनी पत्नी संतरेश के साथ में निकल जाते हैं। उसके बाद ये लोग मार्केट पहुंचते हैं। संतरेश जो थी वो अपनी खरीदारी वगैरह करने लगती है, उधर जो धर्मवीर थे ये अपने कामकाज में लग जाते हैं। दिन भर ये लोग खरीदारी करते हैं। उसके बाद में शाम होने को होती है। संतरेश अपना सामान वगैरह लेती है और लेने के बाद में घर आ जाती है। अब जैसे ही घर आते हुए संतरेश को धर्मवीर के घर वाले देखते हैं तो वो थोड़ा सा चौंकते हैं, घबराते हैं, क्योंकि धर्मवीर जो है वो संतरेश के साथ ही गया था। तो ऐसे में गई थी अपने पति के साथ में और अकेले रही है, तो मामला क्या है। इसलिए जो घर वाले होते हैं संतरेश से पूछते हैं कि तुम्हारा पति यानी हमारा बेटा धर्मवीर कहाँ है। तो संतरेश कहती है कि वो दरअसल मेरे साथ गए तो थे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम अपनी खरीदारी कर घर चले जाना, हो सकता है मुझे थोड़ा सा देर हो जाए। और अब तक तो मैंने सोचा था कि वो घर पे आ भी गए होंगे, लेकिन जब नहीं आए हैं
तो चलो एक बार उनको फ़ोन कर देख लेते हैं कि आखिरकार वो कहाँ हैं। उसके बाद में परिवार वाले जो होते हैं वो धर्मवीर के मोबाइल पर कॉल लगाते हैं, लेकिन जब मोबाइल पर कॉल लगाते हैं तो मोबाइल नंबर जो होता है वो स्विच ऑफ बताता है। अब मोबाइल नंबर स्विच ऑफ है, धर्मवीर की पत्नी बोल रही है कि उन्हें कुछ काम था, तो घर वाले ये सोचते हैं कि हो सकता है कि आ जाए, अभी तो बस शाम ही हुई है, रात हाथ होते होते लौट आएगा। लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रात का वक्त गुजर जाता है, लेकिन धर्मवीर जो था वो लौट कर नहीं आया था। अब दोस्तों जब इतनी ज़्यादा रात हो जाती है तो परिवार वाले थोड़ा सा घबराते हैं, उनको लगता है कि धर्मवीर न जाने कहाँ चला गया है। उसके बाद में धर्मवीर के जो परिवार वाले होते हैं, जो धर्मवीर के दोनों तीनों भाई थे, उनसे कहते हैं कि जाओ ढूंढो धर्मवीर कहाँ गया है। उसके बाद में जो भाई थे अब धर्मवीर को ढूंढना शुरू करते हैं। गांव में हर उस जगह जाते हैं जहां पर धर्मवीर जा सकता था, पड़ोसियों से लेकर हर जानने वाले, हर मित्र, हर दोस्त से पूछताछ की जाती है, लेकिन कहीं से भी धर्मवीर का कोई भी पता नहीं चलता है। अब दोस्तों परिवार वाले धर्मवीर को लगातार ढूंढ रहे हैं। उधर जो धर्मवीर की पत्नी संतरेश है वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो सोचती है कि वो अपने पति के साथ गई थी, काश उन्हीं के साथ रुक जाती और उन्हीं के साथ लौट आती, न जाने वो कहाँ चले गए। ये सोच सोचकर धर्मवीर की जो पत्नी संतरिश थी ये भी ज़ारो कतार रो रही थी। इधर जो परिवार वाले थे ये किसी भी हाल में अपने उस धर्मवीर को ढूंढना चाह रहे थे, लेकिन दोस्तों धर्मवीर का कहीं पर भी कोई पता नहीं था। होते होते 27 जून साल 2023 की जो पूरी रात थी, ये पूरी ही रात ऐसे ही गुजर जाती है। परिवार वाले ऐसे ही अपने उस धर्मवीर को ढूंढते रहते हैं, लेकिन 27 जून साल 2023 की पूरी रात गुजर गई, लेकिन धर्मवीर के बारे में कहीं से कोई भी जानकारी नहीं मिली। अब दोस्तों ऐसा तो नहीं था कि घर वाले इसी गांव के अंदर ढूंढ रहे थे। इस दौरान घर वालों ने तमाम रिश्तेदारों को कॉल कर लिया था। धर्मवीर ऐसी जगह जहां पर भी जा सकता था तमाम लोगों से पूछताछ कर ली थी, लेकिन कहीं से भी धर्मवीर के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। अब जैसे ही 27 जून साल 2023 की रात गुजरती है, सुबह होती है, तो घर वाले परेशान, हताश, दौड़े दौड़े भागे भागे सीधा पुलिस थाने पहुंचते हैं और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में धर्मवीर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस को बताते हैं कि कैसे कैसे धर्मवीर अपनी पत्नी के साथ में मार्केट गए हुए थे। उसके बाद में वो किसी काम से रुक गए, उनकी जो पत्नी संतरिश थी वो घर आ गए, लेकिन उसके बाद से हमने धर्मवीर का मोबाइल नंबर भी ट्राई किया, उसको हर जगह ढूंढ भी लिया, लेकिन धर्मवीर का साहब कहीं पर भी कोई पता नहीं है। लिहाजा पुलिस वाले जो होते हैं वो इस पूरे मामले को दर्ज करते हैं और मामले को दर्ज करने के बाद में अब धर्मवीर की खोजबीन शुरू करते हैं। अब दोस्तों पुलिस वाले इस धर्मवीर को खोज रहे हैं, तमाम दोस्तों से तमाम गाँव में अलग अलग जगहों पर जाकर खोजबीन शुरू कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों पुलिस को कहीं से कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिल रहा था जिसमें धर्मवीर के बारे में कहीं से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब यहाँ पर पुलिस वाले परेशान भी होते हैं कि अब क्या करा जाए। दोस्तों जो 28 तारीख का दिन था, ये 28 तारीख का दिन भी गुजर जाता है और 28 तारीख की जो रात थी वो रात भी ऐसे ही परेशानी में गुजर जाती है। परिवार वाले परेशान थे, हताश थे, पुलिस भी ढूंढ रही थी, पुलिस ने भी इस पूरे काम के अंदर कोई भी लापरवाही दिखाई नहीं थी। पुलिस भी तमाम अपनी मेहनत, तमाम मशक्क़त कर रही थी, लेकिन जैसे ही 29 जून साल 2023 का दिन आता है, इसी 29 जून साल 2023 को पुलिस के पास में एक और फ़ोन आता है। दरअसल एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस को फ़ोन करने के बाद में बताता है कि साहब हम लोग नदी में मच्छी मारने के लिए आए थे और ये जो काली नदी है, इसी काली नदी में हम लोग मछली पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि नदी के अंदर एक डेड बॉडी तैर रही है। अब जैसे ही ये सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस भी दौड़ी दौड़ी भागी भागी उस नदी पर पहुँचती है। वहाँ पर लोगों की मदद से उस डेड बॉडी को बाहर निकाला जाता है। अब पुलिस के जहन में तरह तरीके के सवाल कि आखिरकार ये मरने वाला व्यक्ति कौन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी हत्या कर यहाँ पर डाला गया हो। फिर पुलिस के जहन में ये भी आता है कि हो सकता है कि नेचुरल डेथ हुई हो, डूब के मरने की वजह से डेथ हुई। तमाम तरीके के सवाल पुलिस के जहन में आते हैं। अब पुलिस वाले इस डेड बॉडी के बारे में छानबीन शुरू करें कि इससे पहले ही पुलिस के जहन में एक बात आती है और पुलिस के दिमाग में ये चीज़ें आ जाती हैं कि अब से तकरीबन 2 दिन पहले की ही बात है, पुलिस के पास में ऐसे ही एक व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डेड बॉडी धर्मवीर की हो। लिहाजा पुलिस वाले इस पूरे इंसिडेंट के अंदर एक भी लम्हा ना गवाते हुए तुरंत धर्मवीर के परिवार वालों को सूचना भिजवा देते हैं कि एक डेड बॉडी हमें मिली है, तुम आइए एक बार चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डेड बॉडी तुम्हारे ही बेटे धर्मवीर की है। लिहाजा धर्मवीर के परिवार वाले तुरंत पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद में जैसे ही उस डेड बॉडी को देखते हैं, घर परिवार वालों की चीखें निकल जाती हैं। रोते बिलखते हुए धर्मवीर के परिवार वाले कहते हैं कि साहब ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि हमारे ही धर्मवीर की है। लेकिन धर्मवीर की आखिर इस तरीके से डेड बॉडी मिलना ये परिवार वालों को सख्ते में डाल देता है। अब पुलिस वाले भी यहाँ पर बड़ा ज़्यादा सख्ते में पड़ जाते हैं कि एक व्यक्ति जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, अब उसकी डेड बॉडी मिली है। आखिरकार बात सच है कि धर्मवीर की हत्या की गई है, लेकिन हत्या किसने की है, क्यों की है ये, और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मामला डूब के मर जाना हो या फिर कुछ और वजह। तो तमाम तरीके के जो सवाल थे ये पुलिस के जहन में थे। लिहाजा पुलिस वाले तुरंत उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है।
इधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इधर पुलिस जो थी वो धर्मवीर के घर वालों से पूछताछ करती है। धर्मवीर के घर वालों से पूछा जाता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ क्यों हुआ होगा? क्या तुम्हारे परिवार की किसी से कोई कलह थी, कोई दुश्मनी थी, कोई रंजिश थी? तो घर परिवार वाले कहते हैं कि साहब हमारी कोई भी रंजिश नहीं थी और ना हमारा कभी किसी से कोई झगड़ा हुआ, ना कभी किसी से कोई पारिवारिक विवाद। अब इसी बीच में पुलिस सारी पूछताछ कर रही थी कि इसी बीच में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। और दोस्तों जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये जो पूरा केस था एकदम से पलट के रह जाता है। दरअसल जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में ये साफ साफ मेंशन था कि धर्मवीर की मौत जो हुई है वो डूबने की वजह से मौत हुई है। और डूबना भी इस वजह से कि जिस समय धर्मवीर डूबा उस समय धर्मवीर जो था वो बहुत ज़्यादा नशे में था। अब जैसे ही इस रिपोर्ट के बारे में घर वाले सुनते हैं वो एकदम से इस रिपोर्ट को देखते ही पूरी तरीके से पलट जाते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम को रिपोर्ट को देखने के बाद में जो धर्मवीर के घर वाले होते हैं वो कहते हैं कि साहब उनके बेटे की जो हत्या हुई है उस हत्या करवाने के पीछे किसी और का हाथ नहीं है बल्कि धर्मवीर की ही पत्नी संतरेश का हाथ है। अब जैसे ही घर वालों को पुलिस वाले पलटता हुआ देखते हैं तो पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, जबकि अभी तक तुम बोल रहे थे कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई रंजिश नहीं, और अब तुम बोल रहे हो कि उसकी पत्नी ने उसकी हत्या कराई है। तो ये बात सुनने के बाद में धर्मवीर के घर वाले जो होते हैं वो पुलिस से कहते हैं कि साहब धर्मवीर की जो पत्नी संतरेश है उसके कई लोगों के साथ में अनैतिक संबंध हैं, और हाल ही में हमें पता चला था कि गांव के अंदर ही रहने वाला एक सौरभ नाम का लड़का है, उसके साथ में भी इसके नैतिक संबंध है। हो ना हो हमारे बेटे धर्मवीर की हत्या अगर किसी ने कराई है तो वो हत्या संतरेश ने ही कराई है। लिहाजा पुलिस वाले इस पूरे मामले में संतरेश से पूछताछ कर नहीं सकते थे क्योंकि उसके पति की अभी हत्या की गई थी। तो ऐसे में उस पत्नी के ऊपर कितना ज़्यादा सदमा लगा होगा, उसको कितना बड़ा गम होगा, इस बात का अंदाज़ा लगा पाना बड़ा मुश्किल है। लिहाजा पुलिस वाले सोचते हैं कि एक बार संतरेश की कॉल डिटेल्स निकलवा लेते हैं। घर वाले अगर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उनके हिसाब से तो छानबीन की नहीं जाएगी, और घर वाले अगर कोई बात कह रहे हैं तो पूरी तरीके से दरकिनार भी नहीं किया जाएगा। इसलिए पुलिस वाले अपने तरीके से छानबीन करने का फैसला करते हैं। पुलिस वाले जो थे वो संतरेश की कॉल डिटेल्स निकालते हैं, और यहाँ पर जब कॉल डिटेल्स निकालते हैं तो इन कॉल डिटेल्स में आता है कि संतरेश के मोबाइल में ऐसे कई नंबर थे जो संदिग्ध थे, और जिस लड़के का नाम बताया गया था सौरभ, उस लड़के का जो नंबर था वो भी संतरेश की कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद था। अब ये चीज़ें जब पुलिस वाले देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। जब पुलिस वाले उस कॉल डिटेल्स को बहुत ज़्यादा संदिग्ध पाते हैं तो पुलिस वालों को ये रियलाइज़ हो जाता है कि संतरेश के अनेक लड़कों के साथ में नैतिक संबंध है, यानी परिवार वालों की एक बात पर मोहर लग चुकी थी। अब पुलिस वाले ये भी सोचते हैं कि परिवार वाले जो दूसरा लांछन लगा रहे हैं हो सकता है कि यानी मर्डर में भी इस संतरेश का ही हाथ हो। इसलिए पुलिस वाले अब शक के आधार पर संतरेश को उठा लेते हैं। उठाने के बाद में इससे पुलिस थाने लेके पहुंचते हैं और इसे फ्रंट सीट पर बैठाकर जब इससे पूछताछ शुरू करते हैं तो संतरेश भी कोई पेशेवर मुजरिम, कोई पेशेवर कातिल नहीं थी। ये पुलिस के सवालों के सामने ज़्यादा देर ठहर नहीं सकती थी। लिहाजा पुलिस वाले जब इसके सामने सख्ती दिखाते हैं तो ये पुलिस वालों के सामने टूटती है, और टूटने के बाद में एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनने के बाद में पुलिस वालों की भी रूह कांप जाती है। दरअसल ये जो संतरेश थी इसको अलग अलग लड़कों के साथ में रहना, उनके साथ में फिजिकल होना, उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाना ये बहुत ज़्यादा पसंद था, और एक तरीके से संतरेश की ये आदत बन चुकी थी। एक जाता तो दूसरा आता, दूसरा जाता तो तीसरा आता। इसी तरीके से संतरेश की जो ज़िंदगी थी वो गुजर रही थी। वो पति के अलावा भी अलग अलग गैर मर्दों के साथ में शारीरिक संबंध बनाया करती थी। इसी बीच में इसकी ज़िंदगी के अंदर एक लड़के की एंट्री होती है, सौरभ की। सौरभ जो कि देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा स्मार्ट, इसलिए संतरेश जब सौरभ की ज़िंदगी में आती है तो एकदम उसकी प्रति अट्रैक्ट हो जाती है। अब अट्रैक्ट होती है, उसके साथ में अपने पीछे के सारे रिलेशन को बंद करती है। अब सौरभ के साथ में ही शारीरिक संबंध बनाया करती है। जब कभी भी धर्मवीर घर पे नहीं होता तो सौरभ को बुलाती, कभी सौरभ के मिलने की जगह पर पहुंच जाती और दोनों एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते। इसी तरीके से ये चीज़ें थी ये लगातार गुजरती रहती हैं। इसी बीच में धर्मवीर के जो परिवार वाले होते हैं उन्होंने ज़मीन का एक बड़ा टुकड़ा बेचा था। इस बड़े टुकड़े से इनके परिवार में मोटी रकम हाथ आई थी। तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए धर्मवीर के हिस्से में भी आए थे। अब धर्मवीर के हिस्से में जब ये 5 से 6 लाख रुपए आते हैं तो कहीं ना कहीं संतरेश जो थी वो इस बारे में अपने प्रेमी सौरभ को बताती है। वो कहती है कि उसके पति धर्मवीर के हिस्से में लगभग 5 से 6 लाख रुपए आए हैं, और अगर ये 5 से 6 लाख रुपए हमें मिल जाते हैं तो हम लोग इस 5 से 6 लाख रुपए से अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। लिहाजा उन 5 से 6 लाख रुपए को हड़पने के लिए और अपने पति को, अपने दोनों यानी सौरभ और जो संतरेश थी, अपने बीच के रिलेशन में आने की वजह से
जो धर्मवीर है उसको रास्ते से हटाने का फैसला कर लेती हैं। उसके बाद में 27 जून साल 2023 को जो संतरेश थी ये बहाने से धर्मवीर को मार्केट लेके जाती है, साथ में वो पैसे भी थे। उसके बाद में रास्ते में ही सौरभ मिलता है और सौरभ के साथ में सौरभ के 2 दोस्त और थे और उसके बाद में ये लोग पहुंच जाते हैं काली नदी पर। काली नदी पर पहुंचते हैं, वहाँ पर बैठकर ये लोग शराब पीते हैं और शराब में इन लोगों ने जो धर्मेंद्र था उसके वाले गिलास में ऑलरेडी नशे की गोलियां भी डाल रखी थी। अब जैसे ही धर्मवीर उस शराब को पीता है वो गहरी नींद में चला जाता है। उसके बाद में ये उसे पहले तो मारते तोड़ते हैं, उसके बाद में उसको धक्का देते हैं नदी के अंदर। अब चूंकि वो शराब के नशे में था, साथ के साथ नींद की गोलियां भी मिलाई गई थी, तो नशे में होने की वजह से वो तैर नहीं पाया और डूबकर उसकी मौत हो गई। बहरहाल दोस्तों, जब इस पूरे केस का खुलासा हुआ, पुलिस ने इस महिला को अरेस्ट तो किया, साथ के साथ सौरभ को भी अरेस्ट किया गया, उसके 2 दोस्तों को भी अरेस्ट किया गया। लेकिन दोस्तों बड़ी हैरानी होती है कि आज के इस दौर में जो महिलाएं हैं अपने पति के साथ में कुछ इस तरीके का घोर क्राइम कर रही हैं, जबकि इस तरीके के क्राइम से समाज के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें फैल रही हैं कि लोग शादी करने से ही डर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं, आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। इन लोगों को किस तरीके से सज़ा मिलनी चाहिए और जो पत्नी अपने पति को मार रही है, मौत के घाट उतार रही है, उन्हें किस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट्स करिएगा। बाकी दोस्तों, कल के दिन आप लोग के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों, कल के दिन जो आप लोग के कमेंट्स आए थे, इसमें प्रियंका सिंह लिखते हैं कहानी अच्छी है भैया, बस लास्ट में सुनकर दुख होता है, बेचारे हस्बैंड बिना दोष के मारे जा रहे हैं। तो प्रियंका सिंह जी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रियाज हैं, लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी सर जी, और आगे लिखते हैं रिश्तों को टकराने वाली कहानी है, हम बिहार से हैं और शुक्रिया आपका। तो मोहम्मद रियाज जी मेरे भाई, आपका शुक्रिया। साजिद खान लिखते हैं बहुत अच्छी कहानी बताते हो भाई, तो साजिद खान जी बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है धर्मेंद्र जी का, लिखते हैं वाह मलिक भाई बहुत अच्छा बोलते हैं, तो धर्मेंद्र सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद में शाकिब अंसारी जी कमेंट्स करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया भाई। उसके बाद में बख्शी साहब कमेंट करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में उत्कर्ष हॉलीवुड है, लिखते हैं गुड एक्सप्लेनेशन भाई जी फ्रॉम भोपाल मध्य प्रदेश से कहानी सुनते हैं, तो उत्कर्ष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में KH शॉप हैं, ये लिखते हैं गुड स्टोरी अफजल कुफैस से सुनते हैं, तो अफजल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इदरीस खान है, लिखते हैं इदरीस खान मुंबई से कहानी सुनते हैं, इदरीस खान जी शुक्रिया। नारायण कुमार है, लिखते हैं क्या कहें ये आदमी का, तो नारायण कुमार जी मेरे भाई शुक्रिया। प्रियंका सिंह हैं, लिखती हैं भैया कहानी अच्छी है, लेकिन भैया आजकल सेम ऐसी ही कहानी मिल रही है सुनने को, सुनकर बहुत दुख होता है भैया, ऐसी कहानी सुनाने के जिससे हैप्पी एंडिंग हो, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को कल परसों में एक ऐसी कहानी सुनाऊँ जिसका हैप्पी एंडिंग हो। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है अस्सलाम वालेकुम है, और ये चाइनीज़ में इनका नाम लिखा हुआ है तो समझ नहीं सकता। वालेकुम सलाम भाई, शुक्रिया आपका। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है राइडर रॉक है, लिखते हैं मैं शाहनवाज भाईजान आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि क्राइम के साथ साथ आप कभी देश और आज़ादी के किस्से भी सुनाया करें, मतलब बस आप हिस्टोरिकल स्टोरी सुनाओ जैसे लोगों को नॉलेज मिले और इनको सुनकर सब अच्छा लगे, प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। तो मैं कोशिश करूँगा भाई। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है बालिश बिहारी का है, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, लोगों का क्या हो गया है, किसी को मारने के लिए पहले कुछ सोचते थे समझते थे, लेकिन नए नए लोग ये कुछ समझ नहीं रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मनदीप वर्मा है, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, मनदीप वर्मा जलंधर पंजाब से सुनते हैं, सर जी गैंगस्टर सुखाना खम्बला पंजाब की स्टोरी सुनाओ। जी शुक्रिया, मैं कोशिश करूंगा भाई सुनाने की। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शाहनवाज शहर से, तो भैया नमस्कार, शुक्रिया आपका। उसके बाद में राम कुमार हैं, लिखते हैं भाईजान रटा रटाया डायलॉग, एक क्राइम की घटना एक क्राइम की स्टोरी। तो राम कुमार जी अगर आप मुझे सजेस्ट कर सकें तो कोई बेहतर डायलॉग सजेस्ट कर दें जिससे मैं कहानी की शुरुआत कर सकूं। सरफराज सिद्दीकी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, आजकल के रिश्ते उन पर भरोसा नहीं रहा, तो सरफराज सिद्दीकी जी मेरे भाई शुक्रिया। आगे लिखते हैं कबड्डी प्लेयर की स्टोरी बताओ भाई, तो कबड्डी प्लेयर की स्टोरी शायद कल उस्मान सैफी ने सुनाई थी, मैं कोशिश कर रहा था उस पर सुनाने की, लेकिन मैं जो सुनाता हूँ प्रॉपर डिटेल में सुनाता हूँ, तो उसके लिए आप लोग को समय लग सकता है। उसके बाद में उसके बाद में MD नौशाद है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, ये मेरे गांव का कांड है, जहाँ पर कांड हुआ है उसका नाम लंबू खाप है। जी शुक्रिया आपका। तौसीफ़ जमादार कमेंट्स करते हैं और उसके बाद में इन्होंने कई कमेंट्स किए हैं, तो भाई आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूं कि जो आज की कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।